हरे कृष्णा एवरीवन। सो डिवाइन वैल्यूज आज सबके लिए लेकर के आ रहा है एक बहुत ही स्पेशल पॉडकास्ट विद राहुल तिवारी जी। सो राहुल तिवारी जी, ही इज अ डॉक्टोरल कैंडिडेट एट द स्पेशल सेंटर फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज एट जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो जो नेशनल सिक्योरिटी को लेकर जो थिंक टैंक्स हैं वो इनसे एडवाइस लेते हैं। सो ही इज एक्सपर्ट एंड ही हैज नाउ विद अ नाइस बुक। इस बुक का नाम है द प्यूरिटन मूवमेंट, यूएस यूनिवर्सिटीज एंड देयर एंटी भारत अप्रोच। तो काफी कुछ है इस बुक के अंदर और आज इस बुक के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे राहुल जी से। सो राहुल जी, हाउ यू गॉट दिस इंस्पिरेशन कि मुझको ऐसी बुक लिखनी चाहिए? प्रभु जी, ऐसा था कि जैसे मेरा यूनिवर्सिटी एक्टिविज्म जामिया में भी था और उसके बाद भी मैं थोड़ा काफ़ी हद तक यूनिवर्सिटीज़ और जो एक्टिविज्म वगैरह कई सारे ग्रुप्स हैं उन सब में एंगेज था। लेकिन ये था कि 2020 में जब लॉकडाउन वगैरह लगा तो मैंने देखा कि काफ़ी सारा एंटी इंडिया जो रिपोर्ट्स वगैरह विद रिगार्ड टू कोविड वैक्सीन्स वगैरह ये सब चीज़ें काफ़ी आ रहा था। तो लगभग ये थोड़ा समझने के लिए कि ये सब चीज़ें कहाँ से आ रहा है, इतना रिपोर्ट्स वगैरह सब चीज़ कहाँ से बनता है, तो मैं इसको थोड़ा एक बार स्टडी करने के लिए एक बार मैं थोड़ा सा उसको जो भी हमारा ओपन सोर्स वगैरह पे उसमें मैं देख रहा था। तो लगभग मीडिया रिपोर्ट्स वगैरह हम सब जानते हैं, काफ़ी हद तक हमारे भारत में भी उसका पर्कुलेशन है, पर्टिकुलरली BBC, वी हैव NYT, वॉशिंगटन पोस्ट वगैरह वगैरह। बट उसके पीछे जब जाते हैं तो उसके पीछे एक आपको यूनिवर्सिटी, इंटेलेक्चुअल्स और इंटेलिजेंसिया का एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेक्सस मिलता है। ओह माय गॉड। अब वो नेक्सस जब उसको थोड़ा और स्टडी करते हैं या उसको डग इन करते हैं तो उसमें फिर हम ये देखते हैं कि इस नेक्सस के पीछे जो एक फोर्स, एक पावर है, वो बेसिकली यूएस यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू आ रही डेवलप हो रहा है। अब क्या होता है कि यूनिवर्सिटीज़ में जो रिसर्च होता है, जो लिटरेचर पढ़ाया जाता है, जो एकेडमिक लिटरेचर डेवलप होता है, उन सब के थ्रू एक तरह का वेयर हाउस ये यूनिवर्सिटीज़ काम करती हैं फॉर मीडिया एंड थिंक टैंक्स। अब ये सब चीज़ें जब देखते हैं कि मतलब हेट्रेड वगैरह कहाँ से आ रहा है, तो लगभग यूएस यूनिवर्सिटीज़ के और पीछे जाते हैं। उसके पीछे जब जाते हैं तब जाके ये जो द प्यूरिटन मूवमेंट है, इसको मैं बहुत, कई लोग इससे हो सकता है एग्री हो या डिसएग्री हो सकते हैं, बट लेकिन मेरे अंडरस्टैंडिंग में जितना मैंने स्टडी करा, जितना मैं रिसर्च किया, तो मुझे ये जो पर्टिकुलर द प्यूरिटन मूवमेंट है, ये मुझे एक फोर्स लगता है जो कि लगभग पूरे यूनिवर्सिटीज़, इंटेलिजेंसिया, इंटेलेक्चुअल्स और अक्रॉस वेस्ट, आई वुड से, वहाँ बहुत ज़्यादा इसका पर्कुलेशन है। उसी की वजह से जितना भी एंटी इंडिया, एंटी हिंदू और एंटी इंडिजिनस एज वेल, वो सारा जो चीज़ें डेवलप होता है, वो जो एक थॉट आता है, वो यहीं से ही डेवलप होता है। इसी चीज़ ने मुझे मोटिवेट करा। Oh, I see. But why this hatred? Because Hindu culture is so nice culture, very sober, accommodating, welcoming है, बड़ा warm culture है. So why such hatred such people have कि पूरे movement चले, Puritan movement against us? Why is that so? प्रभु जी, ऐसा है कि मुझे जो लगता है, जो मैंने मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई इन सब चीज़ों को, इतने साल की एकेडमिक स्टडी एज वेल एज इंटेलेक्चुअल एक्टिविज्म देखते हुए यूनिवर्सिटी वगैरह में, ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि एक सिविलाइजेशन गैप है, जो कि सैमुअल जो हंटिंगटन है, उन्होंने भी कोट करा हुआ है अपनी उनकी बुक है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। तो ये सारी जो लड़ाई है, ये सिविलाइजेशनल गैप्स की वजह से है, जो कि वेस्ट लगभग अभी तक मुझे लगता है सही से चीज़ों को समझ नहीं पाया, या भारत को अभी तक समझ नहीं पाया, या समझना चाहता भी नहीं, ऐसा भी हो सकता है। ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की वजह से ही एक तरह का एक पर्टिकुलरली फ्रॉम वेस्ट, और क्योंकि प्रोटेस्टेंट मूवमेंट के थ्रू प्यूरिटन मूवमेंट एक खड़ा हुआ था, तो उसके थ्रू एक एब्राहमिक फेथ, एक वो भी एक कारण है मेरे हिसाब से, ऐसा जो मुझे समझ में आता है। और यही प्रोटेस्टेंट मूवमेंट ही आपका कैपिटलिज्म को भी जन्म देता है, जो कि मैक्स वेबर ने अपना एक बुक है प्रोटेस्टेंट एंड प्रोटेस्टेंट एथिक्स करके बुक है, उसमें उन्होंने कोट करा हुआ है। उसमें उन्होंने एक रिलीजन्स की स्टडी भी करा हुआ है, उसमें फिर उन्होंने बताया भी है कि कैसे कौन सा रिलीजन इज वेरी क्लोज टू कैपिटलिज्म। सो इट वाज बेसिकली द प्रोटेस्टेंट वैल्यूज व्हिच वाज वेरी क्लोज टू कैपिटलिज्म। सो मतलब लगभग ये जो हेट्रेड वगैरह, जो मैं इसको इस इसमें देखता हूँ कि ये एक गैप है जिसको अभी तक वेस्ट और उसका मासिस भी समझ नहीं पाया, उसको समझाने की आवश्यकता है विद द हेल्प ऑफ एकेडमिक स्टडी, इंटेलिजेंसिया एंड इंटेलेक्चुअल्स। तो ये जो वेस्ट की जो यूनिवर्सिटीज़ है, सो डू दे रियली इम्पैक्ट आवर इंडियन यूनिवर्सिटीज़? कहीं ना कहीं हम डेटा उनसे ले रहे हों, हमारे नॉलेज सिस्टम्स ही वहाँ से आ रहे हों, और कहीं ना कहीं वो ही वैल्यूज हैं आगे हम रेप्लिकेट करते हैं। So how this Puritan movement, which is coming through the US universities,
and subtly they are coming to India, and how it is going to impact India in terms of the intellect, the value system? How will this really impact us? जी प्रभु जी इसको अगर थोड़ा सा अगर हमें समझना है तो मुझे लगता है थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, जो कि लगभग बुक का एक ओवरव्यू भी है, और मतलब लगभग कोई इसको समझने के लिए, क्योंकि यूएस यूनिवर्सिटी वेस्ट में है और हम ईस्ट में है, तो ऐसे कैसे इम्पैक्ट कर सकता है। तो इसमें अगर जाते हैं तो लगभग क्या है कि 16-17 सेंचुरी में ये मूवमेंट लगभग स्टार्ट होता है, प्रोटेस्टेंट मूवमेंट जो है, जॉन कैल्विन वगैरह और मार्टिन लूथर वगैरह इसमें। इसके बाद क्या होता है कि लगभग उनका खैर एक जो चर्च ऑफ इंग्लैंड है उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट वगैरह स्टार्ट होता है, करते कराते वो डेप्थ में है, उस पर नहीं जाऊँगा लेकिन जब ये यूएस में आते हैं, इनके जो अनुयायी कह सकते हैं या द पीपल्स, तो जब वो यूएस में आते हैं तो उसमें जॉन विथरोप करके हैं, वो लगभग एक तरह का मूवमेंट इसको लीड करते हैं, उसको बनाते हैं, और यूएस यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना भी उसी वजह से जो जॉन विथरोप वगैरह की डायरेक्शन वगैरह करते हुए उन्होंने अपना डेवलप करा। अब अगर हम इन शॉर्ट अगर बात करें तो 200 साल के पीरियड में रेड इंडियंस जो वहाँ पे हैं उनको लगभग दे वाइप्ड ऑफ विद इन अ पीरियड ऑफ 200 years। yes। यूएस यूनिवर्सिटी जब बनती है तो लगभग, क्योंकि स्टार्टिंग में जितनी भी यूएस यूनिवर्सिटी हैं, नॉट अ सिंगल यूनिवर्सिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स इज देयर विच इज विदाउट चर्च और चैपल। अब वो चर्च और चैपल नहीं है तो ऑब्वियसली उनकी जो इंसेप्शन है, जो शुरुआत है, जो बीज है, वो पहला कहाँ से आता है? आपका चर्च वैल्यू से आता है। और चर्च वैल्यूज भी कौन सी? ज्यादातर मोस्ट ऑफ देम लगभग प्रोटेस्टेंट एथिक्स या अपना जो प्यूरिटन मूवमेंट विच इज द एक्सटेंशन ऑफ इट। देयर आर वैसे 3 ग्रुप्स विद इन द प्रोटेस्टेंट ग्रुप्स। देयर आर प्यूरिटन, फैमिली एंड द क्वाकर्स। इनके बीच में भी आपस में लड़ाइयाँ रही हैं तो, और वो भीषण संघर्ष रहे हैं। खैर, सो अगेन यूनिवर्सिटीज का जो बनाने का पर्पस ये था, पहले यूनिवर्सिटी नहीं थी, जो हार्वर्ड था एक इसको चर्च के क्लेर्जी एंड चर्च ऑफिशियल्स को ट्रेन करने के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाया गया, जिसको हम आज के समय इतना रिवर्ड मानते हैं, हार्वर्ड में। और वो उसकी वैल्यूज की जो इंसेप्शन है वो कहाँ से आ रही है? वो लगभग एब्राहमिक वैल्यू से ही या प्रोटेस्टेंट वैल्यू से ही आ रही है। अब वो वहाँ पे यूनिवर्सिटी बनता है। 200 साल के पीरियड में वहाँ पे एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट भी जो डेवलप होता है, जो लगभग ब्रिटेन और फ्रांस के खिलाफ होता है, उसमें भी लगभग सबसे ज़्यादा बड़ा रोल जो होता है वो भी इन्हीं का प्यूरिटन्स का ही होता है। वो वहाँ से उनको मिड 1850s में अपना इंडिपेंडेंस भी आता है, और उसके बाद फिर वहाँ पे अपना एक हार्वर्ड का जो एक कंट्रोल होता है वो एस्टेब्लिश हो जाता है काफ़ी हद तक। कुछ एक यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो कि ऐसा कहते हैं कि कॉलोनियल टाइम में बनी, जिसमें कैथलिक्स का भी रोल है, लेकिन अल्टीमेटली उस पर जो कंट्रोल है वो लगभग प्यूरिटन्स का, या कह लीजिए हार्वर्ड वगैरह के थ्रू वाक्य पे आ जाता है। अब क्या होता है कि 200 साल के पीरियड में एक तो रेड इंडियंस को खत्म कर देते हैं, काफ़ी खुद का भी कंट्रोल ले आते हैं। इसी का एक फेज अगला आता है जो कि 1850s के बाद से लेकर 1950s का रहता है। इस बीच में इसमें कई सारे मूवमेंट चलते हैं। इसमें सेकुलराइजेशन का भी वो इट्स अ कैमोफ्लेज, एक कवर यूज करते हैं कि भैया हमें फंड भी चाहिए और बाकी लोगों को अट्रैक्ट करने, क्योंकि वर्ल्ड का सिनेरियो पूरा एक चेंज हो रहा होता है। और ये भी बड़े टैक्टफुली, बड़े कनिंगली इन सब चीज़ों को स्टडी करके आगे बढ़ते हैं। फिर वो अगले 100 साल के पीरियड में ये अपना कई सारे इंसिडेंट्स भी होते हैं अक्रॉस द ग्लोब, लाइक वी फेस्ड वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 1। ऑल्दो वर्ल्ड वॉर 1 में इनका खास कुछ रोल नहीं था, वर्ल्ड वॉर 2 में इनका अच्छा एक उसी में ही हमने देखा हिरोशिमा नागासाकी वगैरह। अब आप ये देखिए कि वर्ल्ड वॉर 2 में हम हमेशा बात करते हैं हिरोशिमा नागासाकी, इसमें बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, मतलब सॉरी वो न्यूक्लियर बॉम्ब उस पे हिरोशिमा नागासाकी पे यूज करा गया, एंड अबाउट 1.5 lakh people died in these two blast. So अब अगेन हम इसकी बात करते हैं, इतने लोग मरे, आज तक यूएस के प्रेसिडेंट ने कभी माफी नहीं मांगी, लेकिन इसके पीछे पावर क्या थी, इसके पीछे सोच क्या थी, वो आप देखेंगे तो देयर वर 6,000 साइंटिस्ट इन्वॉल्व्ड इन दिस मैनहट्टन प्रोजेक्ट, दोज हु बिलोंग टू द यूएस यूनिवर्सिटीज। मतलब वो सारे ही आप देखिए, वो यूएस यूनिवर्सिटीज, यू हैव दिस मिलिट्री और स्टेट, ये अलग नहीं रह गया था 1950s के आसपास तक। और कैसे इसका पूरा पर्कोलेशन कंट्रोल हुआ, अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे भारत को आपने जैसे बोला कि कैसे इम्पैक्ट करता है, अब ये तो लगभग ज़्यादा लोग जानते हैं। जैसे यहाँ भारत में चाय की टपरियाँ होती हैं, वैसे यूनाइटेड स्टेट्स में आपका
थिंक टैंक्स होते हैं। Oh yeah, okay. उन थिंक टैंक्स को कैटर करने वाला जो है वो यूनिवर्सिटीज वगैरह ही वो वैल्यूज रिसर्च वो सब चीज़ें दे रहा है। अब आप ये देखिए, एक एग्जांपल बताता हूँ भारत के रिगार्डिंग, उसमें बाद में आता हूँ। अगर यूएस यूनिवर्सिटीज का इतना इम्पैक्ट नहीं होता तो इलॉन मस्क वो एक यूनिवर्सिटी खोलने जा रहा है। Oh शायद $100 बिलियन या $1 बिलियन उसने इन्वेस्ट करा है। God. अब देखिए इतने साल बाद भी वो एक यूनिवर्सिटी खोलने जा रहा है। तो यूनिवर्सिटीज वहां पे एक बहुत बड़ा नेक्सस का एक मतलब एक पावर की तरह, एक मतलब वेयर हाउस की तरह काम करती हैं, जो कि सोसाइटी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं। अब भारत का मैं एक एग्जांपल कोट करता हूँ, जैसे एंटी हिंदू कैसे हो जाता है। एक 2016 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है इक्वालिटी लैब्स के नाम से। अच्छा। अब वो इक्वालिटी लैब्स ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक तेनमोरी सुंदराजन है, उसको कन्नड़ केरल में मलयालम में तेनमोरी कहते हैं, वैसे अंग्रेजी में प्रोनाउंस करते हैं तेनमोजी। Okay. तो तेनमोरी सुंदराजन है, वो एक अपना ये ऑर्गेनाइजेशन बनाती है इक्वालिटी लैब्स। इक्वालिटी लैब्स बनाने के बाद उसने एक अपना एक रिपोर्ट आती है 2016 में, कास्ट बेस्ड मतलब डिस्क्रिमिनेशन जो कैंपसेस वगैरह में होता है उसके रिगार्डिंग एक रिपोर्ट आती है। ठीक है, कहीं अगर इशू है कोई बात है। अब वो कहती है जितने भी उसके आर्गुमेंट्स है उसकी कोई बेस नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई कंप्लेंट्स भी बहुत पीछे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। Yes. मतलब हियर से है, अगर वो किसी जुडिशियल ग्राउंड पे जाए तो शी विल नेवर बी एबल टू विन दिस वॉर। Oh. लेकिन क्योंकि एक हैबिट पड़ी हुई है झूठ को बड़ा करने की, Yeah. तो कास्ट सेंसस आता है उसके तहत एक, क्योंकि कास्ट मूवमेंट हिंदूज को ऐसा करना कि हिंदू मतलब सनातन वैल्यूज मतलब कास्टिस, Yeah. हिंदूज मतलब ब्राह्मणिकरण, हिंदूज मतलब पैट्रियार्की। आप देखिए बाकी सब रिलीजन्स में, पर्टिकुलरली आप देखिए 9/11 होता है, आज को आप वहां पे यूनाइटेड स्टेट्स में इस्लामिक इश्यूज के ऊपर डिस्कस ही नहीं कर सकते। If you discuss about Islamic issues, you will be tagged as Islamophobia. Oh yes. And the term Islamophobia is much more, it is a curse to you in the academic world. If it is tagged upon you, you will not be able to survive for a long period of time in academia, in the US academia. Oh my God. So इतना आप ये देखिए कि वहाँ पे एक दो टेररिस्ट ऑफ बिलोंगिंग टू अ कम्युनिटी, उनके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन अ पीसफुल कम्युनिटी जिसका कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड आज तक नहीं रहा है किसी तरह के मतलब ऐसा बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह में, बाकी सब चीज़ों में, उनको इस तरह से अभी भी फेस करना पड़ता है। मतलब एंटी हिंदू हेट्रेड इतना बड़ा हुआ है। तो ये जो कास्ट बेस्ड रिपोर्ट आती है 2016 में, इसके बाद क्या होता है, ये जो तेनमोरी सुंदराजन है यूनिवर्सिटीज़ में लेके जाती है। उसके बाद कुछ एक यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, उसमें वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में एक डिस्क्रिमिनेशन का उसमें एक पैरामीटर है, उसमें ये अपना जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसको लेके आते हैं। लगभग वो बना हुआ था जैसे ब्लैक्स एंड वाइट्स ये सब इशूज़ को, अब वो लेके आते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, यूनिवर्सिटीज़ में आता है। यूनिवर्सिटीज़ में आने के बाद डिस्कशन वगैरह होते हैं। डिस्कशंस के बाद आपका 2020 में अक्टूबर 16 2020 में एक लॉ सूट फाइल होता है अगेंस्ट 2 एम्प्लॉयज ऑफ सिस्को। अब वो 2 एम्प्लॉयज ऑफ सिस्को पे जो केस फाइल होता है वो अप्रैल 2023 में, जब मैं बुक लिख रहा था मैंने इसमें मेंशन भी करा है कि 23 में वो जो केस है उसमें जो जज थे उन्होंने इनको बरी करा। मतलब ये जो 2 एम्प्लॉयज थे इनके ऊपर ये केस डाला गया कि हमारे साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ, और अल्टीमेटली इसमें कोई ग्राउंड नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिला। वो जो 2 लोग थे वो पूरे बरी हो गए। और अल्टीमेटली लेकिन हुआ क्या, पूरे क्योंकि टेक जायंट्स में काफी हद तक जो इंडियंस हैं उनका बहुत ज्यादा मतलब एक अच्छा मतलब इन्फ्लुएंस भी है, और वो काफी अच्छी अच्छी पोजीशंस पे भी है। तो in order to corner Hindus and people coming from भारत डिसिडेंट्स, सो उनको कॉर्नर करने के लिए लगभग आप देखिए कि एक केस फाइल होता है 2020 में, और उसके बाद एक माहौल पूरा एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट काफ़ी जगह बनाया जाता है कि यहाँ पे ये जो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वगैरह हो रहा है और आप सब इसको ध्यान दीजिए, और इसीलिए क्योंकि टारगेट करने के लिए। अब होता क्या है, क्योंकि केस फर्जी था, लेकिन इस केस को प्रेसिडेंट लेते हुए मतलब आप सोचिए जो रिपोर्ट 2016 में आती है उसको यूनिवर्सिटीज में ले जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में एक क्लॉज ऐड करवाते हैं, देन आपका एक केस फाइल होता है। वो केस जो फाइल होता है आप टेक जायंट्स में जाता है, टेक जायंट्स के बाद वो केस फाइल होकर बाकी सब लॉ सूट्स वगैरह में जाता है। उसके बाद सिएटल काउंटी काउंसिल में एक लॉ पास कराने की प्रयास चलता है जिसमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एक बड़ा उसको फैक्टर लेते हुए, जहाँ पे जो चीज़ें नहीं है आप सोसाइटी क्या है वहाँ पे मेरे भी जैसे कुछ जानने वाले हैं, हम भी डिस्कस करते हैं बाकी सब चीज़ें। सोसाइटी इतना अपना एंगेज्ड है बाकी सब चीज़ों में कि वो कास्ट वगैरह चीज़ों में एंगेज मतलब होने का सोच भी नहीं पाती। और इन एनी केस मान लो जहाँ पे जैसे भारत है अभी सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा सोशल री इंजीनियरिंग हुई है, लोगों
ने एक्सेप्टेंस हुआ है। मेरे क्लास में हमने कभी ऐसा किसी तरह का चीज़ फेस नहीं करा। कुछ एक जगह डेफिनेटली अभी भी वो पॉइंट बचा होगा भारत यहाँ में। बचा हुआ है। लेकिन आप ये देखिए कि मतलब उसमें पूरा एक मूवमेंट आपका 16 में स्टार्ट होता है एक रिपोर्ट से, और कैसे 2023 में एक लॉ के रूप में जाने वाला होता है। तो इस तरह का एक अपना यूएस यूनिवर्सिटीज में का रोल है, और भारत को और पर्टिकुलरली हिंदू सोसाइटी को एक वीक करना, कॉर्नर करना, उनको कास्ट से स्टैक करना, बल्कि वो चीज़ें नहीं भी हो इतना तब भी ये सब चीज़ें करना। और सर भारत की जो सिक्योरिटी है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बिकॉज कहीं ना कहीं होता है सटल चीज़ें ना अंदर अंदर खोखला करती हैं, एंड देन ओवरऑल जब उससे जब खोखलेपन की वजह से जब ताकत कम हो जाती है, देन दे कैन बी अटैक ऑन सिक्योरिटी. सो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इन टर्म्स ऑफ आवर पॉलिटिकल सिक्योरिटी और आइडियोलॉजिकल सिक्योरिटी, वो कैसे इम्पैक्ट होगी इससे? प्रभु जी, ऐसा है कि अभी आप देखिए एंटीफा राइट्स हुए। एंटीफा राइट्स में उसमें एक पुलिस वाले ने वो पकड़ रहा था उसको, उसकी जो एक व्यक्ति था उसकी मतलब डेथ हो गई। अब उसको उसमें कोई मतलब डेफिनेटली इट वाज एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट दैट हैपेंड, बट उसको लेके कितना पूरा वायलेंस हुआ, पूरी जगह पर राइट्स वगैरह हुए। तो अल्टीमेटली एक मतलब आप ये देखिए कि वाइट्स के प्रति भी मतलब इट इज ऑल्सो फॉर द सोसाइटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड फॉर द वेस्ट एज वेल to understand the evilness that basically created against Hindus या बाकी आज वो सबके मतलब कल को आपके ऊपर भी आती है। जो विश होता है आप दूसरों के ऊपर करोगे, आपके ऊपर भी आएगा। तो आज को आप देखिए कि मतलब स्वीडन में, यूनाइटेड किंगडम में, वहाँ पाकिस्तानी कॉलोनीज खुल के बढ़ गई हैं, और छोटी छोटी चीज़ों पे मतलब अभी जो एंटीफा बताया, एंटीफा में मतलब जो एंटी हिंदू जो फोर्स है, या मैं कहूँगा कि पीपल बिलोंगिंग टू अब्राहमिक फेथ्स, उसमें भी मतलब जो अपने भी फेथ को थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं, नॉट फेथ को क्वेश्चन करते हैं, मतलब लगभग प्यूरिटन्स के थोड़ा फेवर में नहीं है, वो सारे लोगों ने उसकी जो नेशनल सिक्योरिटी है, उसका जो पूरा स्टेट है, उसको एकदम हैम्पर कर दिया, उसको स्टैंड स्टिल कर दिया विद इन आवर्स। और एंटीफा राइट्स वगैरह में भी जो फोर्सेस इन्वॉल्व थी, वही फोर्सेस LTCA में ही इन्वॉल्व थी। वो भले वहां से वो कुछ नहीं कर सकती थी, वहां से वो इंटेलेक्चुअल एक तरह का सपोर्ट दे यूज्ड टू प्रोवाइड। तो लेकिन वही फोर्स थी, और मतलब ये पूरा ना अभी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जो बात करते हैं सैमुअल जी, वो यही है कि लगभग पूरा विश्व अभी एक तरह का ट्रांजिशन फेज में है, जिसमें भारत की उभरती शक्ति भी बर्दाश्त नहीं हो रही है, सनातन वैल्यूज की उभरती शक्ति भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। इसीलिए वो एक क्लैश बिटवीन सिविलाइजेशंस ये सब चल रहे हैं। सो प्रभु जी, ऐसा है कि जैसे भारत में आप ये देखिए कि एक आपने अभी जैसे पॉइंट भी पूछा था कि भारत में कैसे वो इसका पर्कुलेशन है, कैसा भारत में, भारत को कैसे इम्पैक्ट करता है। तो भारत यानी पूरे विश्व को इम्पैक्ट करता है। ओके, इनके क्या है, हार्वर्ड के सेंटर्स पूरे विश्व में फैले हुए हैं। और सबसे प्रोमिनेंट बात विद रिगार्ड टू पर्टिकुलर इंडिया, भारत का एक इंडिया के रिगार्डिंग एक इनका हार्वर्ड का इंडिया कॉन्फ्रेंस चलता है, हर साल चलता है। उसमें भारत के ही जो डिसेंडेंट्स हैं या उनके अलुमनस हैं, मतलब यूएस यूनिवर्सिटीज के, वही फंड करने वाले होते हैं। नाम इसमें मैंने दे भी रखा है, वो शायद विलिंगली या अनविलिंगली फंड करते हैं, दैट इज अनदर थिंग, बट दे यूज्ड टू फंड दिस कॉन्फ्रेंस, साल में एक बार होती है। और उसमें ज्यादातर आप टॉपिक्स देखिए, वो सारे एंटी इंडिया, एंटी हिंदू, हाउ एंटी हिंदू, क्योंकि इंजीनियर्ड फॉरेनर्स के ऊपर बात करते हैं। आपका कश्मीर, वहाँ क्या दिक्कतें आ रही है, आप कितने पॉजिटिविटी है वो बात नहीं करेंगे। कास्ट के ऊपर बात करें, लेकिन कास्ट बेस कितना सोशल री इंजीनियरिंग हुआ, सोसाइटी में कितना सद्भाव आया, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। कहीं गैप है, डेफिनेटली होगा, लेकिन पॉजिटिविटी के ऊपर बात नहीं करेंगे। फिर महिलाओं में हमारे भारत ने कितना काम करा। आप ये देखिए, भारत की हमारे यूनिवर्सिटी की जो वाइस चांसलर है वो महिला है। मैं जामिया में पहले पढ़ा, तो मेरी उधर की वाइस चांसलर महिला ही है। तो महिलाओं का योगदान, महिलाओं को कितना बढ़ा है। आज के हमारे राष्ट्रपति भी महिला, पहले भी अपनी जो पाटिल जी थी वो भी महिला ही है। तो भारत ने कितना काम करा अपने सोशल इंजीनियरिंग के ऊपर, समाज को बढ़ाने के ऊपर, सद्भाव के ऊपर। उसके पॉजिटिव चीज़ों पे कोई बात नहीं होती, कोई चर्चा नहीं होती। एक और चीज़ क्या है, जैसे यूनिवर्सिटीज में वी प्राउडली से कि भारत का, और मतलब ये इट्स ए कॉलोनियल माइंडसेट दैट इज स्टिल ड्राइविंग आवर माइंड्स। यस। और वो कॉलोनियल माइंडसेट क्या है कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मुझे आज
अभी भी मैं किस यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ कोट नहीं करूँगा, लेकिन क्योंकि मेरी ही द यूनिवर्सिटी टू विच आई बिलोंग टू, उसी का बोलूँगा। अंडरस्टैंड, यस यस यस। उसमें हिंदी के ऊपर एक डॉक्टरल कैंडिडेट को यूनाइटेड स्टेट्स से कोई फेलोशिप मिलती है, वहाँ पीएचडी करने जा रही होती है। अब आप ये बताइए कि अगर हिंदी, संस्कृत या सनातन या इंडिक वैल्यूज के ऊपर काम कोई करना चाहेगा, तो सबसे ज्यादा काम कहाँ करेगा? भारत में आके करेगा। ऑब्वियसली। और उसको वैल्यू मतलब कहाँ मिलना चाहिए? भारत में मिलता है, बाकी लोगों को भारत में मिलता था। लेकिन जो यूनिवर्सिटी थी वो उसको ऐसे ट्रीट कर रही थी एज इफ कितनी बड़ी चीज मिल गई हो। मतलब आप ही देखिए, यूएस यूनिवर्सिटी कोई फेलोशिप देके उसको पढ़ा रही है, तो उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई? मतलब इफ आई एम स्टडीज एट जेएनयू, बट जेएनयू भारत का नंबर 1 विश्वविद्यालय है, और वहां पर आके अगर पढ़ना, तो भी आप एक बार को आपको किसी जगह कह सकते हैं हाँ बहुत बड़ी। लेकिन आप यूएस में जाके हिंदी पढ़ रहे हो, जो कि हिंदी का बेस भी नहीं है, और आप यूएस का मतलब यूएस में जाके वही अगेन कॉलोनियल माइंडसेट। और इसमें क्या है कि लगभग जो एमओयू साइन होते हैं, हमारे एमओयू साइन हो रहे हैं यूनिवर्सिटीज वगैरह के, तो किस तरह की रिसर्च कराते हैं उसको जरूर स्टडी करना चाहिए। वो स्टडी नहीं होता। उनका कोलैबोरेशन, जो तन्वी सुंदरराजन का मैंने बताया, वो अशोका यूनिवर्सिटी में बढ़िया से लेक्चर देती है। आप देखिए, जो महिला फॉर्ज केसेस के बेसिस पे किसी 2 लोगों को करियर खराब करवा सकती है, उसको भले उनका डायरेक्ट रोल नहीं होगा, लेकिन है कि indirectly she supported this movement for a long period of time, and she was one of the prominent figures who backed this kind of caste movement in anti-caste movement in United States. So आप ये देखिए कि MOUs वगैरह भी साइन हो, मतलब हमारी ही यूनिवर्सिटीज हमारे ही खिलाफ उनके साथ मिलकर काम करने लग जाती है, अननोइंगली और समटाइम्स नोइंगली। यस यस यस। और उन लोगों को फिर मिलता क्या है? They get grants, they get fellowships, they get रिकॉग्निशन। भानु प्रताप मेहता यहाँ अशोका यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कुछ लिखा, ठीक है, लिख सकते हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी वगैरह का भी थोड़ा आपस में अनबन वगैरह हुआ होगा, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स पे आया था। उनका भी अपना एक कमेंट वगैरह, आर्टिकल वगैरह आता रहता है, इंडिया एक्सप्रेस में पढ़ता हूँ। अब आप देखिए, विद इन फ्यू डेज और फ्यू आवर्स, मैं एग्जैक्ट डेट नहीं जानता, लेकिन मतलब वेरी फ्यू, इन अ वेरी फ्यू शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, he got fellowship from the United States, and one of the prominent universities of the United States, मैंने mention भी करा उनका नाम इसमें। okay। So आप ये देखिए, एक व्यक्ति जो एंटी इंडिया चीजें बोल रहा है या भारत गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहा है, whether you agree or not, उनको एक नेक्सस कैसे काम कर रहा है? आपने कुछ करा, आपको तुरंत वहां पे एक फेलोशिप मिल रही है, आप वहां पे जा रहे हो, आप स्टडी कर। तो अल्टीमेटली ये जो पूरा नेक्सस है, एकेडमिक नेक्सस है, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स का जो पूरा कंट्रोल, आई वुड से नॉट ओनली यूनाइटेड स्टेट्स, आपका यूनाइटेड किंगडम का भी बहुत ज्यादा कंट्रोल है, जिसमें सेकंड पार्ट में भी यूरोपियन वाले पार्ट पे काम ही कर रहा हूँ। तो एमओयूज के थ्रू, कोलैबोरेशन के थ्रू हमारे ही लोग इसका एक बलि का बकरा बन जाते हैं, और अल्टीमेटली अपने ही एक कहते हैं अपनी कब्र खोदने वाला ये सब काम करते हैं। तो इन्हीं सब चीजों को स्टडी करने की आवश्यकता है। एक और पॉइंट है जिसको मैं एक बार रेज करना चाहता हूँ, और पहली बुक में भी मैंने करा हुआ है। यूजीसी की बड़ी इच्छा है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज यहाँ पर आए, अपने कैंपस सेटअप करें। आप ये देखिए, बिना कैंपस सेट करे हुए उनका पूरा कंट्रोल, मतलब हमारे यूनिवर्सिटी से, मतलब जेएनयू से ही कितनी सारी एमओयू साइन हो रखे हैं यूनाइटेड स्टेट्स से, और उनकी रिसर्च आप उठा के देखिए किस चीज पे कर रहे हैं, पर्टिकुलरली सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज पे। आप अशोका के देखिए, उनकी रिसर्च किस पे हो रही है, किन चीजों पे डिस्कशन हो रहे हैं, पॉजिटिव कितना हो रहा है। यूनिवर्सिटीज सब चीज नेगेटिव के लिए बनी है क्या? यूनिवर्सिटी सद्भाव के लिए नहीं बनी क्या? यूनिवर्सिटीज, आप मैं बता रहा हूँ, मैं पीएचडी कर रहा हूँ, तो मेरे ऊपर मतलब जैसे एकेडमिक वर्ल्ड में लोग जानते हैं, तो पीएचडी कर रहा हूँ, तो इसके ऊपर टैक्स पेयर्स का मनी है, और उनके पैसों, उनकी जो मैं रिसर्च करूंगा, उनकी मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि मैं रिसर्च के थ्रू कुछ दे पाऊँ सोसाइटी, और पॉजिटिवली दे पाऊँ। लेकिन सारी चीजें क्या होती है, उल्टी होती हैं, और अल्टीमेटली देने की जगह वो डिस्ट्रक्टिव मोड में काम करती हैं, और उसको दे फील प्राउड, क्योंकि उनको रिकॉग्निशन मिलता है, बाकी सब चीजें। तो अल्टीमेटली हमें रिविजिट करने की आवश्यकता है ये सारा जो एमओयूज हैं, हम किस तरह की एकेडमिक स्टडी करा रहे हैं, किस तरह का एकेडमिक लिटरेचर पढ़ रहे हैं, और पर्टिकुलरली एजेंसीज लाइक यूजीसी, which is prominent body as far as education or the higher education is concerned. So definitely such a body should contemplate on the policy that it wants to bring with regard to foreign universities. अब आप foreign universities ले तो आओगे, कोर्स क्या होगा, कंटेंट, आज तक हमारे कोर्सेज कंटेंट वगैरह कैसे पढ़ाए जा रहे हैं आप देखिए। मैं कोई वो बात नहीं करूंगा, आज भी मैं जेएनयू, मतलब जैसे जेएनयू में आप देखेंगे या बाकी यूनिवर्सिटीज में भी मार्क्स को पढ़ाया जाता है, ठीक है, पढ़ाना भी चाहिए, एकेडमिक स्टडी है, लेकिन मार्क्स के पढ़ाने की वजह से मार्क्स की जो वैल्यूज है उनसे कितना डिस्ट्रक्टिव
इंसिडेंट्स हुए, Yes. उसको कोई नहीं पढ़ाता। Yeah. मतलब माओ को हम यहाँ पे, मतलब ये हमारे यहाँ भी एकेडमिक स्टडी सर्कल वगैरह चलते हैं। माओ ने कल्चर रेवोल्यूशन के थ्रू लैक्स ऑफ पीपल को मारा, मतलब हत्या करा, Yeah. और सब जानते हैं स्टालिन ने मारा, लेकिन उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होता। Yeah. माओ की वही विचार है जिसकी वजह से आज को हमारे जवान, अब मैं छत्तीसगढ़ में, मैं प्रभु जी वहाँ पे करीब 1.5 साल मेरा वहाँ पे आना जाना रहना रहा है एमफिल की वजह से। वहाँ पर लोगों के पास बेसिक सुविधाएं नहीं है बस्तर संभाग में। वो किसकी वजह से? वो भी माओ की वजह से, वो भी इस विचार की वजह से। वो विचार आया कहाँ? वो भी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जा रहा है। Yeah. उस विचार का कोई कंपैरेटिव स्टडी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इसको एक रिवर्ड एजुकेशन काइंड ऑफ चीज बनाया जाता है। और ऑन कॉन्ट्ररी टू इट, व्हेन इट कम्स टू हिंदू फेथ या मतलब गीता, उसको हमेशा क्वेश्चनेबल फेथ में, मनुवाद के उसमें किया है, पैट्रियार्कल है, विदाउट स्टडिंग, विदाउट अंडरस्टैंडिंग, विदाउट गोइंग इन डेप्थ ऑफ इट। और उसमें भी जब आप बात करो किसी अदर रिलीजियस, मान लीजिए कमियों की अगर बात करें, तो मान सकते हैं चलो ठीक है, हमारे ड्यू टू सम रीजन, और वो भी 1000 years ऑफ इन्वेजन में कुछ कमियां समाज में आ गई, लेकिन वो कमियां भी जो है वो हमने उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन बाकी लोग काम कर रहे हैं क्या? ट्रिपल तलाक का जो इतना बड़ा इशू रहा, वो भी भारतीय जनता पार्टी लेके आई, मतलब पॉलिटिकल कमेंट। लेकिन अगेन तो सोशल रीइंजीनियरिंग हमने जितना करा बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, और अल्टीमेटली हमें अपने सब चीज़ों पे कंटेम्पलेट करने की आवश्यकता है। पर्टिकुलरली इंटेलिजेंसिया ने अपनी यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर MOUs, लेक्चर्स, एकेडमिक जितनी वैल्यू सिस्टम है उसको समझने की आवश्यकता है। यही मैं मेंशन करने का अपना। Wonderful. So this book is available on Amazon as well. So आप इसको परचेज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं इसको, and then you can know about the depth of all of these conspiracies against India through US universities. Thank you very much, Rahul. Bye. Thank you for your time. Hare Krishna. हरे कृष्ण। Srila Prabhupada, Messiah of Millennium. Srila Prabhupada.